का जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, एक तो मार्केट में जो भी प्रोटीन मिलता है, वो चाहे कोई भी ब्रांड हो, उसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने एक्सरसाइज के प्रति सीरियस हैं, अपनी फिटनेस के लिए सीरियस हैं, अपने हेल्थ के लिए सीरियस हैं, तो सीरियसनेस हमको सप्लीमेंट सिलेक्शन में भी दिखाना चाहिए। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये लिखती हैं कि 100% वे प्रोटीन, ठीक है। अब इसकी भाषा में जाओ, 100% वे प्रोटीन लिखा हुआ है उन्होंने, और हम क्या समझते हैं कि उस वो जो पाउडर है वो 100% प्रोटीन वाला पाउडर है। वो 100% प्रोटीन वाला पाउडर है, ऐसा नहीं है। और कोई भी प्रोटीन बनाने वाली कंपनी अगर वे प्रोटीन का इस्तेमाल करती है, चाहे वो वे प्रोटीन आइसोलेट हो और चाहे वे प्रोटीन कंसनट्रेट हो, तो एक्सरसाइज करने वाले आदमी के लिए पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के रूप में लेने के लिए तो वे प्रोटीन से ज़्यादा बढ़िया कोई दूसरा प्रोटीन होता नहीं है, ठीक है। सोया प्रोटीन वगैरह उस काम के लिए इन्फीरियर होते हैं। तो वे प्रोटीन ही पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के रूप में लिया जाना चाहिए। और क्यों लिया जाना चाहिए? क्योंकि इमीडिएट हमारे शरीर को, हमारे जो स्केलेटल मसल है, उसको एमिनो एसिड की ज़रूरत है तुरंत। और वे प्रोटीन चाहे वो कंसनट्रेट हो और चाहे वो आइसोलेट हो, ये प्री डाइजेस्टेड और आयन एक्सचेंज होता है। आयन एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए पेप्टाइड नहीं बनेंगे। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा कर के गैस्ट्रिक में जाने के बाद वो प्रोटीन पेप्टाइड बनने का इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार है। तो वो हमारे गैस्ट्रिक से या आमाशय से सीधे इंटेस्टाइन में सरक जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने वाला ऑर्गन है। तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, उनका अवशोषित होना जिसको कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण शुरू हो जाता है इंटेस्टाइन में जा कर के। और 45 मिनट के अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम से मसल सेल तक वो एमिनो एसिड्स पहुँच जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो आयन एक्सचेंज है और प्री डाइजेस्टेड है। अब वे प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है, पर जिस किसी डिब्बे में लिखा हुआ है 100% वे प्रोटीन, तो ये मत सोचना कि उसमें प्रोटीन 100% है। वो कह रहे हैं कि इसमें जो प्रोटीन इस्तेमाल किया गया है वो 100% वे प्रोटीन इस्तेमाल किया गया है, मतलब यही इस्तेमाल किया गया और कोई दूसरी वैरायटी का प्रोटीन इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब वे प्रोटीन कंसनट्रेट है वो 80% होता है, 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन होता है वे प्रोटीन कंसनट्रेट में। और वे प्रोटीन आइसोलेट में 100 ग्राम में 90 ग्राम होता है, 90%। तो वे प्रोटीन में भी 90% और 80% का ये फासला होता है, ठीक है। अगर कोई वे प्रोटीन को प्रोडक्ट के रूप में तैयार करने के लिए, प्रोटीन पाउडर के रूप में तैयार करके सेल करने के लिए फॉर्मुलेशन कर रहा है, तो उसमें 1 किलो का अगर कोई बॉक्स उसने लिया है तो वो पूरा का पूरा 1 किलो वे प्रोटीन डालेगा, तो फ्लेवर क्या करेगा? फ्लेवर भी चाहिए, और फ्लेवर चाहिए तो कम से कम भी 20% तो चाहिए होगा, 50 ग्राम तो चाहिए होगा ना। फिर एंटी केकिंग एजेंट भी चाहिए होगा,
ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो उस पाउडर को पाउडर बना रहने दे। ऐसा ना हो कि डिब्बे में डाल करके भेजा, वे प्रोटीन तो क्या है, डिब्बे में डाल करके भेजा और तुमने फ्लेवरिंग कर रखी है, फ्लेवरिंग करने का प्रोसेस जो भी रहा हो सकता है वो फ्लेवर में मॉइस्चराइजिंग एजेंट हो, वो जमा दे उसको, और फिर और भी चीज़ें तुम्हें इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि भाई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। तो और फिर उसमें और स्वीटनर भी डालोगे, कुछ कर स्वाद भी लाओगे, तो कैसे ले आओगे अगर तुमने पूरा का पूरा वे प्रोटीन ले रखा है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 किलो प्रोटीन चाहिए तो उसमें 800 ग्राम ही वे प्रोटीन का वो इस्तेमाल करेंगे, बाकी के 200 ग्राम तो और इंग्रेडिएंट की लिस्ट भी होगी ना वहाँ पे, उनमें से भी तो कुछ 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 मात्रा में आएगा। तो अब अगर उन्होंने वे प्रोटीन लिया है 90%, 90% मतलब कंसन आइसोलेट अगर लिया है तो 90% उसमें प्रोटीन है। तो 1 किलो जो प्रोटीन है उसमें 720 ग्राम प्रोटीन है। 800 ग्राम अगर वे प्रोटीन आइसोलेट लिया है तो 720 ग्राम प्रोटीन 1 किलो में है। तो 1 किलो में 720 ग्राम का मतलब है 72% प्रोटीन है। ठीक है, 72% प्रोटीन कोई ख़राब स्थिति नहीं है, हैंडसम है, इतना ही होना चाहिए। पर लिखते क्या है डिब्बे में, 72% नहीं लिखेंगे, 100% वे प्रोटीन लिखेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया ना तुमको, तुम तो सोचो कि 100% वे प्रोटीन है, पर हमको खाली डिब्बे के ऊपर लेबल लिखे, हाईलाइट किए हुए लेबल को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि वहाँ पर जहाँ पर एमिनो एसिड प्रोफाइल है वहाँ पर प्रोटीन पर सर्विंग क्या है। अब 72% प्रोटीन अगर है तो एक सर्विंग में 24 ग्राम आना चाहिए। 33 ग्राम की एक सर्विंग होती है, एक स्कूप आता है बड़ा, 33 ग्राम की एक सर्विंग होती है। कोई कोई कंपनियां तो 28 ग्राम डालती हैं, तो 28 ग्राम में तो 24 नहीं आएगा। 33 ग्राम का अगर कोई पाउडर हमने लिया है तो उसमें 24 ग्राम होना चाहिए, अगर उन्होंने सही फॉर्मुलेशन से किया है। इसमें कोई एल ग्लूटामाइन BCAA की कोई बात नहीं है, सिर्फ वे प्रोटीन है। अभी मसल सेवर और जो जो भी होना चाहिए उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो हमें बॉक्स में ये देखना चाहिए कि कम से कम 24 ग्राम तो हो उसमें प्रोटीन पर सर्विंग, और 24 ग्राम अगर प्रोटीन है, क्योंकि 33 ग्राम का वो स्कूप है, तो बाकी के जो 9 ग्राम हैं वो क्या है, फैट परसेंट कितना है उसमें, और या फैट कितने ग्राम है ये देख लेना चाहिए। और कितना भी ग्राम हो पर 1.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 ग्राम से ज़्यादा एक स्कूप में फैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कितना भी ज़्यादा हो, 2.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों मिलकर के 1.5 और 2.5 4 ग्राम हो जाते हैं। बाकी के 5 ग्राम को हमें छोड़ देना चाहिए, उसे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन में ही क्योंकि 90% था तो 10% तो ऐश राख, मतलब हमारे शरीर के काम की न्यूट्रिएंट नहीं है वो, पर कोई वॉल्यूम है उसका भी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मॉइस्चर होता है, ऐश होता है, तो वो उन चीज़ों के लिए हमें वो 5 ग्राम छोड़ देना चाहिए। तो एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन, 1.5 ग्राम से कम फैट और 2.5 ग्राम से कम कार्ब, ये होना चाहिए। तो वैसा अगर देखते हो तो ठीक है, वो प्रोटीन तुम्हारे काम का है। पर बॉडी बिल्डर को सिर्फ इतना नहीं देखना है, बॉडी बिल्डर को तो ये भी देखना है कि वो जो प्रोटीन हमने पिया है वो 45 मिनट बाद लगेगा, पर 5 मिनट के बाद ही हम हमारे सेल तक कुछ चीज़ पहुंच जाए, तब हमको फ्री फॉर्म एमिनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्री फॉर्म एमिनो एसिड्स एल ग्लूटामाइन और BCAA ही मसल प्रोटेक्शन के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए और मसल को एनाबॉलिक स्टेट में रखने के लिए नेसेसरी एमिनो एसिड्स हैं उस समय, आफ्टर वर्कआउट। तो अगर प्रोटीन में एडिशनल BCAA पड़ा हो, एल ग्लूटामाइन पड़ा हो,
डाल रखा होगा और वो होगा उसी 24 ग्राम में, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। है 24 ग्राम ही प्रोटीन, अब वे प्रोटीन चाहे जितना भी इस्तेमाल कर रखा हो, पर अगर BCAA और L-ग्लूटामाइन का ठीक ठीक अमाउंट है तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। इमीडिएट आफ्टर एक्सरसाइज हमारी मसल सबसे पहले सेव होती है, उसके बाद रिकवर होती है। तो अगर इस तरह की क्वालिटी का प्रोटीन हमने पिया है तो देखोगे तुम लोग कि एक्सरसाइज करने के बाद पहले जो प्रोटीन पी रहे थे और इस तरह के फोर्टिफाइड ब्रांड को लेने के बाद जो डिफरेंस है वो ये है कि एक प्रोटीन हम एक्सरसाइज करने के बाद पीते थे तो शाम तक भी ऐसा रहता था कि यार एक्सरसाइज की थकान नहीं जा रही, एक्सरसाइज से रिकवर नहीं हो रहा है। और फिर तुमने ऐसा प्रोडक्ट लेके देखा जिसमें कि फ्री फॉर्म अमीनो एसिड्स भी थे, L-ग्लूटामाइन, BCAA, और प्रोटीन पीने के आधा घंटे के बाद ही तुमको ऐसा लगा कि आज एक्सरसाइज की तो है, बहुत बढ़िया की है, लेकिन शरीर को पता नहीं चल रहा। ऐसा होता है ना रिकवरी। पहले क्या होता था, एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद मसल फटीग होती थी और फिर वो 36 घंटे के बाद काफ़ी बढ़ जाती थी और बढ़ी हुई स्थिति फिर 72 घंटे के बाद कम होती थी। मसल सोरनेस ज़्यादा होती थी। अभी मसल सोरनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती होगी। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहले क्या था कि हम प्री वर्कआउट के रूप में जब कोई प्रोडक्ट लेते थे तो उसमें लैक्टिक एसिड को रिसाइकिल करने के लिए, लैक्टिक एसिड को जहाँ पर वो रिलीज हो रखा है, जहाँ पर वो बाई प्रोडक्ट के रूप में पड़ा हुआ है, वहाँ से उठा करके दोबारा से फ्यूल जनरेट करने वाले प्रोसीजर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर डालने वाली कोई चीज़ नहीं होती थी। अब जब हम प्री वर्कआउट लेते हैं, एक्सरसाइज से पहले कोई प्री वर्कआउट लेते हैं, तो उसमें कई ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि लैक्टिक एसिड को क्रैब साइकिल में डालने के लिए काम करते हैं और खुद भी ATP प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं और वो लैक्टिक एसिड से भी ATP के रूप में उसको कन्वर्ट करवाने में केमिकल रिएक्शन का काम करते हैं। तो आजकल एक्सरसाइज का अगर कोई प्रॉपर बढ़िया कंपनी का प्री वर्कआउट ले रहा होगा तो उसको एक्सरसाइज के बाद जो पोस्ट एक्सरसाइज फटीग होती थी वो कम होती होगी। 36 घंटे के बाद बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा, हाथ से मुंह ही नहीं धोया जा रहा, ऐसा भी नहीं होता होगा। अब पहले जैसा पेन नहीं होता, ऐसा महसूस होता होगा। तो वो किस वजह से? क्योंकि सप्लीमेंट की क्वालिटी ऐसी आ गई कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हो गए जो हमारे ब्लॉकेज को जल्दी से हटा करके उनको रिसाइकिल करके वो उस एनर्जी को एनर्जी पूल में डाल करके रिसाइकिल करके और हमको पेन से भी छुटकारा दिला देते हैं और हमारी रिकवरी को भी फास्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही प्रोटीन का भी काम है। एक्सरसाइज करने के बाद जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस प्रोटीन में अगर वो चीज़ें सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं तो रिकवरी फास्ट होती है और वैसे ही रिकवरी से हम अगले दिन के लिए तरोताज़ा रहते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। जब भी कभी प्रोटीन का सिलेक्शन करो तो डिब्बे के लेबल से कुछ पता नहीं चलता है। हिट एंड ट्राई, डिब्बा लेके आओ, तुम्हें किसी ने बोला कि ये बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ले लो। लेकर के आओ, छोटा पैक जो भी आता होगा छोटे साइज का लेकर के आओ और 1-2 दिन उसे ट्राई करो, देखो कि क्या आफ्टर एक्सरसाइज जैसी रिकवरी हमें चाहिए वैसी है। और आफ्टर एक्सरसाइज रिकवरी के बाद जब नेक्स्ट वर्कआउट सेम मसल ग्रुप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा और वेट उठाने की कैपेसिटी में बढ़ोतरी हुई, यानी मसल रिक्रूटमेंट हुआ है। अगर वो तुमको ठीक पॉजिटिव लगता है तो वो प्रोडक्ट ठीक है, नहीं तो उसको ख़त्म करो, फिर कोई दूसरा ट्राई करो। ऐसे ट्राई करते कभी ना कभी तुमको ओरिजिनल और रिजल्ट ओरिएंटेड, या जिसे कहते हैं टेलर मेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, वैसा कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा तो वो तुम्हें वो सारी चीज़ें दे देगा। तो हमें आजमाना पड़ता है। कोई एक व्यक्ति ऐसा हमें शुरू में पता नहीं चलेगा कि नहीं ये आदमी विश्वसनीय है और ये जो प्रोडक्ट देगा ये सही देगा। हो सकता है उसने भी ना आजमाया हो, आदमी सही हो, उसको भी ना, उसने भी ना यूज किया हो,
तो हमें यूज़ करके देखना पड़ेगा कि ये ठीक है कि नहीं है। और जिन लोगों ने यूज़ करके देख लिया है और वो तुमको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो वो तो भरोसा किया जा सकता है। तो ये देखना चाहिए जो भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं।